और आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। गेस्ट से आपका परिचय करवा दें। इस वक्त हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, साथ ही अतिकुर रहमान मुस्लिम चिंतक। इसके साथ ही बहुत सारे और भी मेहमान शामिल होंगे, जैसे से वो जुड़ेंगे उनका परिचय भी मैं करवाऊंगी। सीधे रुख अतिकुर रहमान जी का। अतिकुर जी, जब दिल्ली सरकार ये कह चुकी है कि 50 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जुट सकते हैं, तो कैसे शाहीन बाग के लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? क्या ये जिद किसी भी व्यक्ति की जान से ज्यादा बड़ी है? जी देखिए, ये दौर हमारे लिए बड़ा नाजुक दौर है। हम लोगों को, सब लोगों को अच्छी और समझदारी की बात करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूं कि एक फ़िक्र आपकी तरफ से है, एक फ़िक्र सरकार की तरफ से है, और हम नहीं चाहते, कम से कम मेरा मशवरा रहेगा शाहीन बाग वालों को, कि इस तरह से कोई ज़िद की बात नहीं है। मगर आप देखिए, उनको बैठे हुए 93 दिन आज हो गए हैं। उन्होंने अपना घर बार छोड़कर काफी कुछ गंवाया है। अब अगर संबित पात्रा जी को मैं दरखास्त करूंगा कि अगर सीरियस मामले को आप सीरियसनेस से देखें, एक कदम आप पीछे हट जाइए, एक कदम शाहीन बाग वाले पीछे हट जाएं। किसी की ना इसमें कोई हार है ना जीत है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आज कोविड-19 है। इस दुश्मन को हमको पछाड़ना है। इस सोच के साथ मैं दरखास्त करूंगा हमारी सरकार से कि आप सस्पेंड करिए सीए को कम से कम 3 महीने के लिए। नॉर्मलाइज जब हो जाएगा, प्रोटेस्ट भी जारी रह सकते हैं, किसी को और सरकार का अड़ा भी जारी रह सकता है। क्या अभी तो हम विश्व की समस्या की बात कर रहे हैं, अभी तो सीए कहीं ठहरता ही नहीं है। जान बचेगी तभी तो विरोध कर पाएंगे। जी, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। समझने की आवश्यकता है। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। शाहीन बाग वाले आम लोग हैं, सिटीजन्स हैं। सिटीजन से आप बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते। बड़ी उम्मीद हम सरकार से कर सकते हैं। उसका जो कोविड-19 का सीरियसनेस है, वो सरकार को समझना है, आम लोगों को नहीं समझना है। सरकार अगर एक कदम पीछे हट जाएगी तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी उनकी तरफ से, कोई उनकी हार नहीं होगी। सरकार तो समझ रही है। बहरहाल संबित पात्रा इसका जवाब बेहतर देंगे। संबित, आप एक कदम पीछे हटिए, शाहीन बाग वाले भी एक कदम पीछे हट जाएंगे, ये आपको सुझाव है अतिकुर रहमान का। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है आखिर लॉजिक कहां चला जाता है। प्रीति जी, आप मुझे बताइए कि आप पूरे विश्व में देख रही हैं किस प्रकार की परिस्थिति है। लगभग 2 लाख के आसपास लोग पूरे विश्व में आज कोरोना द्वारा संक्रमित हैं। लगभग 5000 लोगों ने अपने जान को गंवा दिया है। दिल्ली में भी एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है और ये अपने आप में बहुत दुखद है। पूरे हिंदुस्तान में 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 100 से अधिक लोग आज संक्रमण के चपेट में हैं। हम चाहते नहीं है कहीं पैनिक हो, मगर प्रिकॉशंस के माध्यम से हम आगे बढ़े। और यहां पर एक बार्गेनिंग किया जा रहा है। यहां कहा जा रहा है कि हम तभी कानून को मानेंगे अगर आप एक कदम पीछे हटेंगे, तब जाके हम कुछ करेंगे। देखिए, ये वो लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, जो लोग कह रहे थे कि हम संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। एक कानून आया है जो सबके लिए बराबर है कि 50 लोगों से अधिक कहीं गैदरिंग नहीं होगी। हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, सिनेमा हॉल इत्यादि सब बंद कर दिए गए हैं। मगर शाहीन बाग का मानना है, और शाहीन बाग के जो लोग समर्थक हैं अभी बैठे हुए हैं, उनका मानना है कि हम अपने आप में एक देश हैं। हम राष्ट्र के अंदर अपने आप में एक राष्ट्र हैं। हमारा कानून अलग होगा और बाकी लोगों के लिए कानून अलग होगा। ये किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना तरीका है? पूरे देश के जानो माल का बचाव करना ये सरकार का भी काम है और सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मुझे आश्चर्य है, अतिकुर रहमान जी अपने आप को स्कॉलर कहते हैं और ये कहते हैं कोरोना कितना मुश्किल है, कोरोना से लोग मर सकते हैं, ये सिटीजन्स नहीं समझेंगे। ये काम केवल और केवल सरकार का है। तो गए हैं पुलिस अधिकारी, आप देख सकते हैं, जाके लोगों को समझा रहे हैं। वो महिला वहां क्या कह रही है? वो महिला कह रही है आप हमें सैनिटाइजर दीजिए, बिस्लरी का पानी दीजिए, आप हमें मेडिसिन दीजिए, यहाँ डॉक्टर बैठाइए, मगर हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कल को आप कहेंगे आप यहाँ पर हमें घर बना के दीजिए सड़क के बीच में, ये हमारा एरिया हो चुका है, हम यहीं रहेंगे, आप हमें सैलरी दीजिए, हमें पेंशन दीजिए। ये इस तरह का आर्ग्यूमेंट होता है क्या? और एक सवाल मैं पूछता हूं अभी अतिकुर रहमान जी से। अतिकुर रहमान जी, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आप इस्लाम को मानने वाले एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन हैं। आप बताइए, आज हज के ऊपर बैन लग गया है। आज काबा में, मक्का मदीना में लोग नहीं जा रहे, वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां उन्होंने बंद कर दिया है। मगर आप क्या काबा से, मक्का मदीना से बड़े हैं? ये शाहीन बाग वाले क्या अपने आप को उससे बड़ा मानते हैं? वहां लोग देखिए किस प्रकार कोरोना से लड़ने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं कि हम कॉन्ग्लोमरेशन नहीं करेंगे, मगर आप यहां बार्गेनिंग कर रहे हैं। जवाब दीजिए अतिकुर जी। प्रीति जी, देखिए, मैंने शुरू में कहा कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है कोविड-19 से।
सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आज कोविड-19 है। मैंने सिर्फ दरखास्त की थी, मैंने कोई बार्गेनिंग की बात नहीं की थी सरकार से। संबित पात्रा जी जो इल्जाम लगा रहे हैं, घर बना देना, इस तरह की चीजें प्रोवाइड करना, पेंशन प्रोवाइड करना, ये सब हाइपोथेटिकल चीजें करने का वक्त नहीं है प्रीति जी। मैंने रिक्वेस्ट किया है और मैंने शाहीन बाग वालों से भी यही रिक्वेस्ट किया है प्रीति जी। मैंने उनके तमाम जुड़े हुए लोगों से इसी तरह से मैं 2 दिन से बात कर रहा हूं। हम भी फिक्रमंद हैं और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो ये कोई बार्गेनिंग वाली बात नहीं है। संबित पात्रा जी, क्या बिगड़ जाएगा बताइए? अगर आप सिर्फ 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दीजिए सीए को। आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? अरे जिद करती है जनता, लेकिन सरकार जिद में नहीं आना चाहिए। सरकार को रीजन लेकिन देखना चाहिए। अतिकुर जी, ऐसी जिद का क्या फायदा जो देश के लोगों की जान पर ही खतरा बन जाए? करना चाहिए, एक बड़ी सोच रखनी चाहिए। एक तरफा जिद सिर्फ ध्यान में रखी जाए और लोगों की जान को जोखिम में डाला जाए, ये क्या सही है? लोकल रेसिडेंट जनता है। आप जनता की बात अगर 1 इंच मान लेंगे तो सरकार का क्या बिगड़ जाएगा? संबित पात्रा, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। मैं जवाब देता। नहीं प्रीति जी, पहली बात तो है ये बार्गेनिंग ही है कि आप 3 महीने के लिए सीईए को सस्पेंड करिए, वरना हम तो यहां पर ह्यूमन बॉम्ब की तरह एक्ट करेंगे और पूरे देश में कोरोना को फैला देंगे, पूरे दिल्ली को हम बर्बाद करके रखेंगे। ये बार्गेनिंग नहीं है। मुझे माफ करिएगा, मुझे ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, मगर ये अपने आप में जिद ही नहीं, जिद से आगे कहीं ना कहीं एक जिहाद की मेंटालिटी है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये वही शाहीन बाग है जहां 4 साल के एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और उसे शहीद का दर्जा देने की कोशिश की गई थी। ये जानमाल का विषय है। इसमें इस प्रकार की बार्गेनिंग और इस प्रकार की खामख्याली और इस प्रकार की इलॉजिकल बातें नहीं होती है। दूसरी बात, ये दादियों को दिखा रहे हैं कल से कि दादी कह रही है मरना तो एक बार है ही, हम यही मरेंगे। देखिए, मैं एक अपील करना चाहता हूं, मैं प्रवक्ता हूं राष्ट्रीय पार्टी का जिसकी सरकार है। मैं दादियों को कहना चाहता हूं, इसमें सबसे वनरेबल ओल्ड लोग हैं जो 60-70 साल के ऊपर हैं, वो बहुत वनरेबल हैं। ये दादी जो हैं, हम नहीं चाहते उनका कुछ अमंगल हो कोरोना वायरस के कारण। आप लोग ससेप्टेबल हैं, आपको इससे बचना चाहिए और दूसरों को बचाना चाहिए। हमारे साथ 3 और मेहमान भी जुड़ गए हैं। अतिकुर जी की शायद आवाज नहीं जा रही है, वो दुरुस्त करने की कोशिश हम कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, अजय आलोक जेडीयू से, और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद जी, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता शाहीन बाग के धरने में पहुंचे थे, तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन आज वो नहीं जाएंगे उनको समझाने के लिए कि देखिए इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, आप यहां से हट जाइए, नहीं तो आपका तो नुकसान होगा ही, पूरा देश का नुकसान होगा। देखिए प्रीति जी, जो शाहीन बाग के इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं वो कोई नासमझ लोग नहीं है, खूब समझदार लोग हैं। दूसरी बात यह है कि संबित पात्रा जी जो बात कर रहे थे, अतीकुर रहमान साहब जो बात कर रहे थे, मैं दोनों की बात से ना सहमति व्यक्त कर रहा हूं, ना इनका विरोध कर रहा हूं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि सियासत अपनी जगह है, संविधान का सम्मान है, लेकिन देश सबसे बड़ा है। तो आज देश एक ऐसी आफत से गुजर रहा है और पूरी दुनिया गुजर रही है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी देश की सरकार का साथ देना चाहिए। और जहां तक जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास जाकर के उनसे अनुरोध करके और उनसे रिक्वेस्ट करने का काम भारत की सरकार को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो लोग हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखते हैं और हिंदुस्तान के साथ ही खड़े हैं। संबित पात्रा जी अभी कह रहे थे कि जैसे वो अलग देश हो गया है, ऐसा नहीं है। कमियां सरकार की भी रही हैं कि उन्होंने अपना विश्वास जितना सारे देश की जनता को सरकार पर विश्वास होना चाहिए था, उस विश्वास को वो कायम नहीं रख पाए, अन्यथा ये प्रोटेस्ट खत्म हो सकते थे। मेरा सवाल आपसे सरकार को सुझाव देने का नहीं था, मेरा सवाल बहुत ही सिंपल था। मैंने कहा था कि क्या अब कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे वहां पर लोगों को समझाने के लिए कि भाई आप इस तरह से मत बैठिए, क्योंकि एक तरह से हेल्थ इमरजेंसी की नौबत हमारे देश में आई हुई है, और देश में क्यों पूरी दुनिया में आई हुई है, और जैसे तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, डर सता रहा है कि कब किसको कोविड-19 हो जाए, वो प्रभावित हो जाए कोरोना वायरस से, और कब किसके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए जान उसकी भी जोखिम में पड़ जाए। क्या आप ये समझाने के लिए जाएंगे? मेरा सवाल ये था आपसे। प्रीति जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं समझाने की बात ही नहीं कर रहा हूं। समझाया उसे जाता जो ना समझ हो। मैं तो ये कह रहा हूं, अनुरोध करने की बात कर रहा हूं, अपील करने की बात कर रहा हूं। अभी संबित पात्रा जी ने एक सेंटेंस कहा कि उन्होंने वहां चारपाई डाल ली, खाट डाल ली, वो कहेंगे ये हमारा हो गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये सुझाव देंगे कि वो वहां पर इस अपील को, सुझाव को दे वहां जाके लोगों को।
प्रीति जी मेरी बात पूरी होने दीजिएगा ना। संबित पात्रा जी ने अभी ये कहा कि वो चारपाई डाल ली तो जैसे वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई ऐसा कोई है कि कहीं उसने चटाई बिछा ली तो वो जमीन उसकी हो जाएगी, ये बेकार की बातें हैं। मैं अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं तमाम देश में उन लोगों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने प्रोटेस्ट को फिलहाल टाल दें। ये देश कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग यही हैं। हम लड़ेंगे, हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे, हम सब साथ हैं। मैं खुद अपील कर रहा हूं, मैं आपके चैनल से अनुरोध कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, और कैसे करें। ठीक है संबित, मैं आपके पास आऊंगी, इसका जवाब आप तैयार रख रहे हैं, बार बार उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच मुझे मुकेश नायक के पास जाना होगा। मुकेश नायक जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा सेशन को आप लोगों ने 26 मार्च तक इसलिए टलवा दिया कि कोरोना वायरस कहीं किसी को ना हो जाए, तो अब आपकी भूमिका और बड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में तो कोरोना वायरस का आपको फायदा मिल गया, लेकिन अब मौजूदा स्थिति में शाहीन बाग के लोगों को भी तो बचाने की जिम्मेदारी है आपकी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोमहर्षक और रक्तपात हिंसा के बाद और लोकसभा में गृह मंत्री के बयान ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कोई भी मुसलमान इस देश से बाहर नहीं जा रहा, उसको कोई क्षति नहीं पहुंच रही है। और दिल्ली के दंगों के बाद शाहीन बाग में जो धरना है, इसकी ना तो कोई प्रासंगिकता है, इसकी ना कोई जरूरत है। और मैं विनम्रता पूर्वक ये अपील करना चाहता हूं कि ये धरना ना कम्युनिटी के हित में है, ना देश के हित में है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ना, वो राजनेताओं की तरह और राजनीतिक दलों की तरह हिंदू और मुसलमान नहीं देखता। इन्हें स्वस्फूर्त स्वप्रेरणा से उठ जाना चाहिए। पूरा देश इनकी प्रशंसा करेगा, पूरा देश इनकी तारीफ करेगा, पूरे देश को खुशी होगी। देखिए, अब कोई भारतवर्ष में ये नहीं चाहता कि इस तरह के आंदोलन हो जो तनाव पैदा करें, जो अशांति पैदा करें। इन्हें तत्काल धरने से उठ जाना चाहिए। और दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार से मैं विनम्र अपील करता हूं कि इसके समाधान के लिए राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों प्रकार के प्रयास करें ताकि ये धरने से उठ जाएं। इस धरने का अब कोई औचित्य नहीं है, इन्हें तुरंत उठ जाना चाहिए। जी समित, आपका क्विक रिस्पांस इस पर। मैं बहुत जल्दी ही मेरे प्यारे मित्र मुकेश जी के गले के ऊपर बीजेपी का पटका देख रहा हूं। ये कांग्रेस भी बड़ी अजीब है। यहां पर मेरे प्यारे और शिक्षित बहुत ही अनुभवी मुकेश भाई तो इस प्रकार से बिल्कुल सही अपील करते हैं, मगर वहां शशि थरूर और मनीशंकर अय्यर एक अलग राग अलापे हुए हैं, दिग्विजय सिंह एक अलग राग अलाप रहे हैं कि नहीं ये डेमोक्रेटिक राइट है। मगर हमारे प्यारे मित्र यहां कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि लगता है कहीं ना कहीं ये भी बगावत के ऊपर उतारू हैं। बहरहाल यहां पर स्वामी जी ने कहा कि बहुत समझदार लोग हैं शाहीन बाग के, मुझे माफ करिएगा स्वामी जी, जो देश के स्वास्थ्य को जियोपडाइज करता है, जो अपने जिद के आगे, अपने हट के आगे देश के कानून को बंधक बनाता है, उन्हें नासमझ कहते हैं, उन्हें समझदार नहीं कहते हैं। और केवल नासमझ नहीं, उन्हें गैर संवैधानिक, गैर जिम्मेदार लोग कहते हैं, उन्हें कभी भी समझदार लोग नहीं कहते। गैर जिम्मेदार कब से होने लगी? हट तो आपकी भी है ना। हाँ, जिद तो आपकी भी है। नहीं, ये हट क्या है मेरे भैया? ये बात नहीं हट नहीं सर सुनिए ना, हट क्या है सर? सुनिए स्वामी जी, सर सुनिए, ये हट क्या है? मतलब स्कूल कॉलेज बंद होने चाहिए, मॉल्स बंद होने चाहिए, स्विमिंग पूल बंद होने चाहिए, ये हट नहीं है, ये जिद नहीं है, ये एक दूसरे की जान को बचाने की कोशिश है। ये जान, ये सर ये क्या आप जिद सीए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पर कोरोना का डिस्कशन चल रहा है। संबित पात्रा कह रहे हैं, हटाओ वरना। संबित पात्रा कह रहे हैं कि भाई ये जान बचाने की कोशिश के तहत किया जा रहा है, तो इसमें तो आपको सहयोग करना चाहिए। तो शाहीन बाग के लोगों को समझाने जाएंगे कि अब आप इस तरह से मत बैठिए, दिक्कत हो सकती है आपको और आपसे जुड़े हुए दूसरे लोगों को भी। देखिए, हम अपील कर रहे हैं बार बार। महमूद प्राचा से मेरा सवाल है, महमूद प्राचा से मेरा सवाल है, अतिकुर जी, महमूद प्राचा से मेरा सवाल है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिद और झूठ से कौन लोग काम ले रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब, उनको यह नहीं चाहिए कि ये सीए की एक्सरसाइज अभी विड्रॉ कर लें? उन्हें क्या ये नहीं चाहिए? ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि 1 अप्रैल को सीए की एक्सरसाइज शुरू करनी जरूरी है? मैं ये जानना चाहता हूं। ये जो शरारत की जा रही है ना, लोगों की नागरिकता छीनकर
मनुस्मृति लागू करने की। महमूद CA की प्राचा, exercise महमूद एक प्राचा, exercise शुरू हो महमूद रही है, प्राचा, CA की महमूद exercise प्राचा, शुरू हो रही है। सॉरी मुझे आपको यहीं पे रोकना होगा। सबसे बड़ा अभी वायरस अभी देश का सुनिए मनुस्मृति ज्यादा है। दिनों की बात नहीं है। मनुस्मृति दिल्ली को हिंसा रोकने के पर लिए जब गृह मंत्री ये ने लोग सुनिए संविधान सुनिए बचाने के लिए सुनिए बाबा साहब दिल्ली डॉक्टर हिंसा भीमराव पर अम्बेडकर जब का गृह मंत्री ने राज्यसभा में लोकसभा में अपना बयान रखा था, उन्होंने साफ कहा था कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। और अगर विपक्ष में किसी को भी इस बात पर शक शुबा है तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि मेरे चेंबर में आइए। और कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि नागरिकता सीए से नहीं जाएगी। तो ये झूठ तो बोलना आप कम से कम बंद कर दीजिए और इस झूठ के बिना पर शाहीन बाग की महिलाओं को इस तरह से इकट्ठा कर उन्हें परेशान करना बंद कीजिए। अब आपने तय ही कर लिया हम झूठ बोल रहे हैं तो आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। अमित शाह साहब से सबको डरना जरूरी है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अमित शाह साहब आप मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तो क्या संसद में कपिल सिब्बल ने झूठ बोला? आप ये बोलिए कि कपिल सिब्बल ने झूठ बोला। और बताइए विपक्ष में कपिल सिब्बल अगर ऐसा बोलते हैं तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है सत्ता पक्ष में गृह मंत्री झूठ बोल सकते हैं? अगर कपिल सिब्बल साहब आरएसएस से डर के या लालच में किसी गलत बात बोलते हैं या उनको समझ नहीं है किसी बात की, तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं है। शाहीन बाग की महिलाएं कपिल सिब्बल साहब से ज्यादा जानती हैं और अमित शाह साहब कितना झूठ बोलते हैं उनसे ज्यादा जानती हैं। हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह वो भी कुछ दिन बाद जाके उनके साथ बैठ जाएं। मुकेश नायक के कंधे पर आप बीजेपी का पट्टा महसूस कर रहे थे कि हो सकता है। पहली बात ध्यान से कपिल सुन सिब्बल को लीजिए। क्या लालच दिया आपने? पहली बात सुन लीजिए। पहली बात कपिल सिब्बल को क्या लालच दिया आपने? ये संबित शांत पात्रा तो हो जाएं। पूछ रहे हैं उनसे, कपिल सिब्बल साहब से पूछे ना। मुकेश नायक से हाँ, मैं क्यों जवाब पूछ रही हैं आप? कपिल सिब्बल साहब एक को सेकंड। इतना कानून तो आता ही है कि वो इतना अरे बड़ा झूठ ना बोले। मुकेश नायक अमित से शाह नहीं साहब पूछ के रहे हैं, जवाब मेरे में से पूछ रहे अमित शाह हैं। साहब के मदद करने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आप ध्यान से सुने। अमित शाह साहब जवाब लीजिए महमूद प्राचा जी। और सुनना आपको बाकी है। गृह मंत्री की बात पर भरोसा नहीं, आपको कपिल सिब्बल की बात पर भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब तो कहीं तो आपके समझने में दिक्कत है सीए को लेकर। जी के सामने झूठ बोल चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी के सामने झूठ अरे बोल भाई सकते हैं वो सुनिए लोग। मेरी वो बात, अमित शाह जी- आपने अभी प्रीति जी, पीछे जो सेशन चल रहा था, सुनिए लोकसभा में उस दिन की कार्रवाई देखी थी जिस दिन गृह मंत्री ने अपनी बात रखी थी लोकसभा के पटल पर, फिर अगले दिन राज्यसभा के पटल पर। सुना था आपने पूरा प्रोसेस, विपक्ष भी मौजूद था उसमें। वो झूठ बोलते हैं। संबित जवाब दीजिए, महमूद प्राचा नहीं रुकने वाले हैं। बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। ये शांत, इनको शांत करा दीजिए प्लीज, फिर मैं बात करूंगा। चिल्ला के कोई लाभ नहीं है। प्लीज सुनिए महमूद प्राचा, बात तो सुनिए। अब सुनिए। उस पे कैसे विश्वास संबित करेगा पात्रा कोई? बोलिए आप। क्या सुनिए? ठीक है, क्या सुनिए? आप भी तो सुनिए। आपने देखिए, हमें झूठा कैसे कह दिया? प्रीति जी प्लीज, हम आप तथ्यों के आधार पे बात करते प्रीति जी, हैं। आपने अमित शाह साहब के जवाब दबाव में आके हमें झूठा कह दिया और ये कह दिया क्योंकि आवाज को जरा कम करिए ना। क्या हो रहा है? ये डिबेट हो रहा है क्या? दबाव है ज्यादा, वो समझाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि गृह मंत्री जो बोल रहे हैं उसको आपको नहीं समझना तो कोई नहीं समझा सकता आपको। संबित पात्रा नहीं समझना, नहीं गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, यही तो विडंबना है देश के साथ। ऐसे लोग ऐसे पदों पे बैठ गए हैं जो कि पदों की गरिमा जा रही है। ठीक है संबित ठीक है, सुनिए प्रीति जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है किन लोगों के साथ कैसे दिन आ गए हैं। हम किन लोगों के साथ बैठ के क्या डिबेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस जैसे सीरियस इशू पे एक व्यक्ति यहां बैठ के बोल रहा है मनुस्मृति हटाओ, जब तक मनुस्मृति नहीं हटाओगे तब तक कोरोना रहेगा। मनुस्मृति कोरोना से भी बड़ा वायरस है। मतलब कैन यू इमेजिन, एक नेशनल टेलीविजन में हम किन लोगों के साथ बैठे हुए हैं, किन लोगों की बातों को हम दुनिया को सुना रहे हैं। जो बोल रहा है कि अमित शाह झूठा है 100 बार, उससे क्या लेना देना है इन चीजों का। जो बोल रहा है कि 1 तारीख से जो है सीए शुरू हो जाएगा। व्हाट 1 तारीख से सीए शुरू हो जाएगा? किस 1 तारीख? सीए क्या चीज है जो शुरू हो जाएगा 1 तारीख से? ये क्या झूठी बातें यहां की जा रही हैं। यहां देश, पूरा विश्व एक महामारी के चपेट में है। प्लीज मैं आपसे और तमाम टेलीविजन चैनल से कहूंगा, जिम्मेदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बुलाया जाए। मनुस्मृति, कोरोना वायरस, इस प्रकार के लोगों को हमें बैन करना चाहिए। ये आप याद करिए, इसी प्रकार यही वो प्राचा है जिसने कहा था कि आप संपत्ति बेचिए, गहने बेच दीजिए, बंदूक खरीदिए। उसका नतीजा हमने दिल्ली में देखा है। किस प्रकार से शाहरुख किसी प्राचा के कहने के ऊपर बंदूक लहरा लहरा के लोगों की गोली मार के हत्या कर रहा था। और आज यही वो प्राचा यहां पे फिर से मिस इन्फॉर्मेशन कि हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे एनपीआर और सीए के कारण, इसलिए हमारा ये सब कुछ ठीक है। बंदूकों के साथ, पत्थरों के साथ, वो भी देखा है दुनिया ने। ओ गॉड, मतलब ये कोरोना कपिल मिश्रा के कारण आया है। ये कोरोना कपिल मिश्रा के कारण आया है।
क्या प्रधानमंत्री सर, जी को आप नीचा दिखाने के लिए चुना सर, था? सर, आप कपिल एक मिश्रा जी वकील को हैं। भेजने का टाइम बताइए सर, ना। सर, आप क्या एक वकील ट्रंप साहब हैं, के for दौरे God के sake, दौरान थोड़ा सा दिल्ली पुलिस को प्लीज कपिल मिश्रा जी के साथ अमित शाह जी दर्शकों, ने आप भेजा देखिए था। जरा, कोरोना वायरस पे आप भी डिस्कस तो हो रहा डॉक्टर है हैं। कोविड और ये 19 लोग की जो फुल अपने फॉर्म आप नहीं को पता बहुत थी आपको। एजुकेटेड आप और डॉक्टर पढ़े नहीं लिखे हैं। लोग कहते हैं कोविड-19 नहीं, हमें की कुछ नहीं मालूम है, आपको आप फुल बहुत फॉर्म नहीं महान पता हैं। थी। फॉर गॉड सेक, आप लोगों अब के आप साथ हमें डिबेट बताएंगे। करना पड़ रहा है। अदालत- यही आप कोविड भी तो फुल महान फॉर्म, हैं, अब यही पर सब डिबेट आपको होगा। कुछ तो- मतलब आप कुछ लोग तो जैसे आपको- आप जैसे कुछ अनपढ़ तो लोगों के समय साथ एक हमें मिनट डिबेट रुकना करना चाहिए। पड़ रहा समय है। रुक जाइए, ये प्राचा हमने जी किसी की जन्म में तकलीफ पाप समझ लेते किया हैं। होगा, प्राचा पाप जी, किया होगा जो डिबेट करना महमूद पड़ रहा प्राचा है। जी, आप महमूद अमित प्राचा, शाह आप जी मेरे को सवाल नहीं को बोलते सुनिए और इसका उत्तर कि दीजिए, वो बजाय ये कि धारा बोलते प्रवाह हैं, बोलते क्यों नहीं रहने बोलते के और आप किसी बताइए? को ना बोलने देने के। आप ये बताइए कि आपकी प्राथमिकता क्या है? शाहीन बाग के लोगों की जिद को कायम रखना या देश और दुनिया के लोगों की जान से कोई खिलवाड़ ना हो, उनको जोखिम ना हो, उससे उनको बचाना? आपकी प्राथमिकता क्या है? हमारे लिए हमारा देश, हमारा संविधान सबसे ऊपर है और ये बात साफ सुन लें। हमें पता है क्या किस है प्रकार संविधान से का अर्थ? जानते हो कोविड के संविधान का अर्थ? खिलाफ हमें प्रिकॉशंस लेनी संविधान है। ने तो लोगों को हम जीने का आपकी हक तरह दिया नहीं है, है जिसे आप कि खतरे में अपनी डाल रहे हो। असेंबली में सरकार बनाने के लिए वहां पे कोविड-19 लागू नहीं होता है। संविधान सबसे कोविड-19 जरूरी है, लागू हमारी नहीं सबकी होता, जानों यही से तो आपको जरूरी है बताने की संविधान कोशिश और कर रहे देश। हैं। ये बात साफ समझ उसी से लें। तो बचाना है। अगर कोविड-19 कोई लागू चीज नहीं होता है लागू होता संविधान में। तो बड़ी कोविड-19 हास्यास्पद कोई बात कानून बोल दी है आपने क्या कि कोविड-19 जो लागू लागू होगा? नहीं होता। अजय आलोक महमूद प्राचा समझ नहीं पा रहे कि मनुवादी- कोविड-19 लागू नहीं होता, कि बस वो कोविड-19 हो जाता है और मनुवाद फिर से कोई कहाँ बच जुड़ा नहीं हुआ है? पाता उससे। ये बहुत ही आसान सी, साधारण सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आपने क्या जबरदस्त काम कर दिया। अरे वह बहुत जबरदस्त। अजय आलोक, देखिए प्रीति जी, इनका वॉल्यूम लो कीजिए पहले, नहीं तो ये किसी को बोलने नहीं देंगे। इस प्रकार की हल्की बात इनका वॉल्यूम लो कीजिए, नहीं तो ये किसी को बोलने नहीं अजय देंगे। ये आलोक बोलिए। पागल हो गए हैं, ये पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, ये पूरी तरह से पागल हो चुके हैं ये लोग। और बहस करने की एक सीमा होती है। सही बात कहा कि राजनीतिक तरीके, सामाजिक तरीके से मुकेश जायक जी ने कहा इसका समाधान निकालना चाहिए। तो राजनीतिक और सामाजिक ये तरीका पिछले 4-5 महीने से आजमा के देख लिया गया। ये लोग नहीं मानेंगे। और सही बात कहा आचार्य जी ने, ये लोग नासमझ लोग नहीं हैं, बिल्कुल समझे बुझे लोग हैं। इनकी बोली देख लीजिए आप, कितनी अच्छी बोली है। तो अब समय आ गया है कि ये शाहीन बाग की जिद न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरा बन चुके हैं। ये लोग नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हैं और बिना लाग लपेट के छोड़े हुए महामारी घोषित हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 50 से ऊपर लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इकट्ठा होते हैं, दिल्ली पुलिस को खुली छूट देनी चाहिए। उठा के इनको बंद कीजिए आइसोलेशन सेल में। पूरे देश को रैंसम लगा रखा है, सस्पेंड कर दीजिए सीए को। किसका राज है यहाँ पे? इनका राज है क्या? हिम्मत कैसे हो रही है बोलने की कि सस्पेंड कर दीजिए 3 महीने सीए को, उसके बाद बात करेंगे? इनसे बात करना बेकार है। दिल्ली पुलिस को खुली छूट मिलनी चाहिए। पूरे दिल्ली खतरे में, पूरा देश खतरे में है। इनको उठा के आइसोलेशन सेंटर में बंद कीजिए तुरंत। इनको चेक कीजिए कि कहीं कोई कोरोना में पीड़ित है कि नहीं। ये संवेदनहीन लोग हैं ये लोग। अपनी दादी, अपनी नानी की चिंता नहीं है, उनको मारने के लिए उनको फ्रंट में खड़ा कर दिया है। इन ऐसे बेशर्मों से आप डिबेट कर रही हैं। ये लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनसे बात नहीं करनी चाहिए इन लोग को। अब मुकेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं, तुरंत खाली करो, बातचीत खत्म, कोई बात नहीं, खाली करना चाहिए तुरंत। आपने सभी पैनलिस्ट को सुना। अजय आलोक भी कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है अगर ये इस तरह के कदम में सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन क्या ये वक्त हिंदू मुसलमान करने का है या फिर वाकई अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो एकजुट आना पड़ेगा और इस बात को समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए? किसी को समझने की दिक्कत नहीं हो रही है। दरअसल मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं वही लोग कह रहे हैं कि संविधान, संसद ने जो कानून बनाया है उसको उठा करके ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। किसी भी मुल्क में इतना लोकतंत्र में मौलिक अधिकार का जिस तरह से दुरुपयोग यहाँ किया जा रहा है निजी अधिकार प्रदर्शन के नाम पर, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब जो हालात हैं, सीधी बात है, जैसा अजय आलोक जी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था या जो भी है अगर बनाए हुए प्रचलित कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो सरकार को सख्ती से उससे निपटना चाहिए। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि क्यों इतने दिनों तक इस चीज़ के प्रति इतना टॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब हद हो गई है। जब पूरे
ये एक ऐसा वायरस है कि देखिए सारे, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो मतलब कम्युनिस्ट शासन हो, सबने किस तरह से पूरा लॉकडाउन कर दिया है। अमेरिका जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी ने इतने बड़े वहाँ पे क्या किया हुआ है, जगह जगह उन्होंने कई चीजें आ रही हैं कि बिल्कुल कर्फ्यू, कोई निकलने नहीं पा रहा है कि हालत ये हो गई है, लोग अपने घरों में कैद हो गए। हिंदुस्तान में अब शाहीन बाग, देखिए शाहीन बाग के चलते इस पूरे देश में, एक बात बताऊं, संसद का बना पास किया हुआ कानून, जो संविधान की बात कर रहे थे प्राचा जी, कम से कम उनको भी अब अच्छी तरह, वो बड़े वकील हैं, वो जानते हैं चीजों को, इस तरह से ठंडे बस्ते में चीजें नहीं डाली जाती हैं। और अमित शाह ने उस दिन संसद में जब उन्होंने कह दिया, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अमित शाह ने कहा कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, और उन्होंने दोनों ही सदनों में कहा, ऊपरी और निचले सदन दोनों में, बिल्कुल उसके बावजूद ठीक जिस तरह से चीजें चल रही हैं, मुकेश नायक जी, इसमें रामकृपाल जी जो बात कह रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि मध्य प्रदेश, जी एक बात और करूंगा, जिस तरह से प्राचा जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस तरह डिबेट कर रहे हैं, इसी तरह के तर्क जो हैं वो शाहीन बाग वालों के लिए वो एक तरह से विटामिन का काम करते हैं, और वो कन्विंस होकर इस तरह से चीजें कर रहे हैं। देखिए कुछ भी है, आपका प्रदर्शन का अधिकार है, वो कहीं खत्म नहीं हो रहा है। प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वो तब तक है जब तक दूसरे के जो अधिकार है उसका हनन नहीं हो रहा है। मुकेश नायक जी, रामकृपाल जी जो बात कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना की वजह से ही आपने 26 मार्च तक के लिए संजीवनी ली है, तो आप बताइए जरा कि कैसे शाहीन बाग के लोगों को समझाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है, महमूद प्राचा जैसे लोगों को, और अतीकुर रहमान जो कह रहे हैं कि स्टेप बैक करना चाहिए सरकार को, उनको। बिल्कुल बात करना चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं, कोई भी इस तरह की सामूहिक समस्या जब पैदा होती है किसी भी देश में और समाज में, तो सरकार को, विपक्षी दलों को, वहां के सामाजिक लोगों को, वहां के प्रबुद्ध लोगों को अपने अपने ढंग से प्रयास करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि शाहीन बाग में इतने लंबे समय से धरना चल रहा है, लेकिन ना गैर राजनीतिक व्यक्ति, ना राजनीतिक व्यक्ति, ना सामाजिक, ना राजनीतिक, ना प्रशासनिक किसी तरह के समाधानों की तरफ नहीं जा रहा है। न कोई विमर्श है, न कोई संवाद है, न कोई संपर्क है। देखिए ये दिल्ली में जिस तरह का दंगा हुआ है ना, उसके बाद तो चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो, चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, उसको बर्दाश्त करना इस देश के हित में नहीं होगा। आप पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। आज देश अर्थव्यवस्था हमारी देश के पीछे जा रही है, महामारी फैली हुई है, इस बीच में अशांति पैदा करना कितना खराब होगा आप कल्पना करिए। और जो लोग धरनों पे बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें तो मरना है, ये हमें तो मरना है, ये कोई जिंदगी मरने के लिए है क्या? जिंदगी जीने के लिए है। और ये मरने की बात, लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है, देखिए हटना चाहिए शाहीन बाग का धरना, क्योंकि कोरोना से लड़ना है। आपके पास तो दिल्ली पुलिस है, जाके आप हटवा दीजिए, आपकी क्या मजबूरी है? देखिए आप सही बोल रही हैं, मैं जवाब देता हूं। और आपने देखा होगा, आज आपने न्यूज में भी चलाया है कि दिल्ली पुलिस ने जाके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स कोरोना वायरस के लिए कर लिया है कि आप हटिए। फिर भी दिल्ली पुलिस के साथ आज बदसलूकी की गई, वहां पे बदतमीजी की गई दिल्ली पुलिस के साथ। मगर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठेगी, क्योंकि अभी दिल्ली वायलेंस हुआ था, एक दंगा का माहौल बना था। कोई भी पुलिस नहीं चाहेगी कि फिर से जब एक महामारी फैली हुई हो उसी प्रकार का माहौल, क्योंकि अगर पुलिस कुछ सख्ती करती है तो एक संदेश जाएगा कि मुसलमानों के ऊपर सख्ती हुआ, फिर दिल्ली में माहौल जो अभी अभी नॉर्मल हुआ है एक खराब की ओर जाएगा, और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि माहौल खराब हो। इसलिए हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश चल रही है डिबेटों के माध्यम से। देखिए आज मैं बहुत सख्ती से यहां डिबेट भी नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि प्राचा जी के ऊपर या किसी के ऊपर सख्त टिप्पणी की जाए। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को लीडर्स कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का, तो इनको समझाना चाहिए। ये मनुवाद इत्यादि, यहां पर सीएए, ये सारे विषय को लाकर कहीं ना कहीं टू मडी द वाटर और अपनी स्टबर्नेस और अपनी जिद के कारण पूरे हिंदुस्तान को खतरे के कगार पे डालना, ये किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, ये किस प्रकार की लीडरशिप है? और तो और आप बताइए, जो दादियों को मैं सुन रहा था, दादियां कह रही थी हमें तो मरना है।
दादियां, मैं आपको बताता हूं, आपको जो करना है, आपके जीवन का निर्णय आप खुद नहीं कर सकती, मगर पूरे हिंदुस्तान को मारने का कम से कम ये तो कवायद और ये जो सुपारी ले रखी है कुछ लोगों ने, इसको क्यों करना है भैया? क्योंकि ये एक, जब तक हम कम्युनिटी डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, जब तक हम कंटेन नहीं करेंगे इस डिजीज को, इस बीमारी का एक्सपोनेंशियल स्प्रेड होता है। एक व्यक्ति 15 व्यक्ति को स्प्रेड करता है और देखते देखते रातों रात एक बम की तरह ये फैल जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम कंटेनमेंट करें, इसमें कम से कम तू मैं और क्या, मैं तो कह रहा हूं, देखिए प्रीति जी, विदेश में भी लोग अगर ये डिबेट देख रहे होंगे, 2-4 सरकार पहले तो सो रही थी, अपनी हर नाकामी को जनता के ऊपर डालना बंद कीजिए। अमित शाह साहब को बोलिए ये कानून काला वापस लें, देखिए काला कानून वापस लें। ठीक, जब ये प्रीति इटली से जी आ रही थी बीमारी, आपकी सरकार प्रीति जी, आप देखिए, अगर आपकी सरकार तब बैंकों में चोरी कराने के लिए लोगों को मदद कर रही थी। आज ही तो किस इटली तरह से से बीमारी तो तारीफ बहुत पहले हुई आ है गई है भारत भैया, के रुख वो तो बहुत पहले आ गई है। कोरोना वायरस को लड़ने को लेकर शायद आपने कोई देखा और पहली बार सुना थोड़ी आई है होगा, इटली से बीमारी। WHO के अधिकारियों ने तारीफ की है, तब आप ये कह रहे हैं कि सो रहे थे। हद है इस बात को। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी चीजें प्लान की जा रही है। तो सॉरी, मैं माफी चाहूंगी, मैं आपसे इस बारे में क्या बात करूं फिर। आप ये कह रहे हैं कि देर से जागे, आप देख रहे हैं दुनिया भर से भारत को बधाई दी जा रही है कि आपने समय रहते इस पर कदम उठाए। ये मुझे बताना पड़ेगा आपको। को बचाना नहीं उठा। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, अभी हम सुन रहे थे कि वहां पर बैठी हुई महिलाएं जो हैं, सुनिए, रुक जाइए प्लीज प्लीज जितने कदम उठाए जाने चाहिए थे रुक जाइए, नहीं उठा। वहां पर बैठी हुई महिलाओं को आप सुन रहे हैं कि हम तो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, आप फ्रेश वाटर, सैनिटाइजर ये सब कराइए। लेकिन क्या आप बताइए कि अब भारत में जब इतनी बड़ी महामारी से लड़ना है, वहां कुछ लोगों के लिए इस तरह की सुविधाएं की जा सकती हैं, मुमकिन है, बजाय कि उसको डिस्पर्स करने की। ये बेहतर विकल्प है, या फिर उनको ये तमाम साधन, फिर सैलरी भी आप बांध दीजिए, उनको हर महीने सैलरी भी देते रहिए और खाने पीने का सामान भी पहुंचाते रहिए। सरकार अब इसलिए बची है। नहीं, देखिए प्रीति जी, एक बात तो मैं बहुत देर से सबको सुन रहा हूं, सभी देश की ये भविष्य के लिए चिंतित हैं। ये जो बात उठ रही है कि साहब वो उनका प्रोटेस्ट जो है, मैं उस प्रोटेस्ट को संविधान के खिलाफ नहीं मानता, मैं उस प्रोटेस्ट को इलीगल नहीं मानता, उस प्रोटेस्ट करना उनका पक्का अधिकार है। लेकिन ये विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है एक पूरी दुनिया के अंदर, इसको देखते हुए, क्योंकि वहाँ जितनी भी नानी बैठी हैं, दादी बैठी हैं, उनका एक परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनके बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके आगे परिवार है। तो यदि उनको कोई इन्फेक्शन होता है तो उनके परिवारों को भी लगेगा। इसलिए मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, जो मुकेश नायक जी ने कही, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब उन पर जाइएगा, बुलडोजर चला दीजिएगा, सख्ती करिएगा। समित पात्रा थोड़ा उसको मजाक के तौर पे कह रहे हैं। मैं जब मैं बोलता हूं, मुझे पूरा नहीं फिर आप जाएं दोबारा समझाने के लिए कि भाई देखिए महामारी फैली हुई है, अब आप हट जाइए यहाँ से। साहब को भी शायद फोन आ चुका ये है। देश और ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके खास मित्र हैं, ये देश इनके मित्र हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपका नाम आचार्य प्रमोद नहीं है, प्लीज आप अपनी बारी पर बोलिए। फोन क्या प्रमोद आचार्य जी, आप कंटिन्यू कीजिए। आचार्य प्रमोद को भी फोन आ गया क्या अमित शाह जी का? और आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े अच्छे मित्र हैं, मुझे पता है प्रमोद त्यागी जी, मुझे पता है। ऐसा महमूद पराचा जी से मैं ये, आप अमित शाह पहली बात यह है, महमूद पराचा जी को मैं कहना, आप अमित शाह जी से क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते? महमूद पराचा, मैं भी तो कहना अरे महमूद पराचा जी, थोड़ा संयम तो रखो मेरे भाई। मैं अच्छी तरह से खुद जानता हूं। अरे नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से आप भी संयम रखें। आप अमित शाह जी से क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? महमूद पराचा, सबसे ज्यादा तो मेरे आपसे संबंध है। आप अमित शाह जी से क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते कि सीए का कानून विड्रॉ कर लें? है ना, मेरे नहीं है अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मेरे संबंध अच्छे, तुम्हारे ज्योतिरादित्य सिंधिया से संबंध अच्छे नहीं थे? महमूद पराचा, सबसे ज्यादा तो कांग्रेस से तुम्हारे संबंध हैं, आपके संबंध हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से बच्चे संबंध हैं। आप तो कांग्रेस से चुनाव आप भी लड़े थे, मैं भी लड़ा था। मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस आरएसएस, अच्छा कांग्रेस पार्टी आरएसएस है, मैं तो बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी आरएसएस है, आप ये कहना चाहते हो? के लोग मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, एक के बाद एक हट रहा है। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, एक के चेहरे से नकाब। महमूद पराचा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ कर लीजिए। महमूद पराचा, इस देश में सबसे बड़े देशभक्त आप ही हैं मेरे भाई। कर लीजिए, क्योंकि मेरी बात पूरी कर, जो बात
महमूद पराचा, मैं देशभक्ति की कहां बात हो रही है? महमूद अभी तो पराचा, मनुवाद की एक मनुवादी के चेहरे से एक मनुवादी के चेहरे से नकाब उतरेगा, वो समय आ रहा है। एक मनुवादी के चेहरे से नकाब उतरेगा। महमूद पराचा, ये मनुवाद आपने पढ़ा है? मनुस्मृति आपने पढ़ी है? मनुस्मृति मनोहर कहानियां नहीं है। मनुस्मृति एक हमारी धार्मिक पुस्तक है, उसमें दखल देने का, उस पर टिप्पणी करने का महमूद पराचा आपको कोई अधिकार नहीं है। आप बेकार की बात महमूद पराचा मत करिएगा। बाबा साहब महमूद पराचा, आप बेकार की बात कर रहे हैं आज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबके हैं। बाबा साहब मनुस्मृति का अपमान आप मत करिएगा। मनुस्मृति हमारी धार्मिक ग्रंथों में से एक पुस्तक है। मनुस्मृति मनोहर कहानियां नहीं है। आप बार बार मनुवाद करते हैं। आप कितने अम्बेडकरवादी हो गए भाई? आप कितने अम्बेडकरवादी हो गए? ये ध्यान सुन ले। जिस अम्बेडकर ने संविधान दिया है, आप अम्बेडकरवादी हो गए। मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता। मेरा जो मुझे करना है मैं कर रहा हूं। आपको जो करना है आप करें। हम अम्बेडकरवादी हैं, बाकी जो अम्बेडकरवादी नहीं है उन्हें जो करना है करें। आप बेकार की बात आप कर रहे हैं ना महमूद पराचा, आप बेकार की बात कर रहे हैं। अपनी एकदम सोच है, हम मना नहीं कर रहे। क्या कोई मनोहर कहानियां समझ रहे हैं? हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवाद के लिए लड़ेंगे। आप जो भी हो उसके लिए लड़ो, हमें कोई चिंता नहीं है। यही तो हिंदुओं का अपमान करने का ठेका ले लिया आपने। यही तो है, यही आजादी है। इस देश के हिंदुओं का अपमान करने का ठेका ले लिया। यही बाबा साहब ने आजादी दी है। हमें संविधान प्यारा है, हमें अम्बेडकरवाद प्यारा है, और जिसको जो प्यारा है उसको प्यार करें। आप गुमराह कर रहे हैं। अपनी बात रखने दीजिए। संविधान प्यारा है, आपको जो प्यारा है उसके लिए लड़े। हम संविधान और अम्बेडकरवाद के लिए लड़ेंगे। संविधान नहीं प्यारा, हम अम्बेडकरवाद के लिए लड़ेंगे। आपको जो चीज प्यारी है संविधान ये कहता है हमें कोई किसी धार्मिक पुस्तक का अपमान और करो। अम्बेडकरवाद जो जीतेगा, धार्मिक याद पुस्तक है। रखना, संविधान और अम्बेडकरवाद जीतेगा। वो राजनीतिक प्रमोद त्यागी जी, संविधान ही जीतेगा, अम्बेडकरवाद ही जीतेगा, और कुछ नहीं जीतेगा। ये ध्यान से सुन लें आप भी। हम हर चेहरे से नकाब उतारेंगे। हम अम्बेडकरवादी हर चेहरे से नकाब उतारेंगे। आप ये बात ध्यान से सुन के रखें। भीमराव अम्बेडकर सभी धर्मों का सम्मान करने का अधिकार देता है। अम्बेडकरवादी हूं। हिंदुओं का प्लीज आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आप इस बात को ध्यान से डिबेट का गलत तरीका है। जो सोच इंसान को अछूत कहती है, जो सोच इंसान को शूद्र कहना चाहती है, जो सोच ये कहती है कि इंसान के कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा अगर वो कोई जानकारी प्राप्त करने की बात करेगा, तो हम अम्बेडकरवादी उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम आर्टिकल 14 को बचाएंगे। हम इंसान को इंसान की बराबरी दिलाने के लिए संघर्षरत रहेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवाद के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम हर जुल्म सहेंगे आपका। और त्यागी जी सुन लीजिए, हर जुल्म कर लीजिए, हम अम्बेडकरवाद के लिए लड़ेंगे, हम संविधान के लिए लड़ेंगे। आप कुछ करना चाहो हम डरते नहीं आपसे। आप जो एलिगेशन आज तक हम पे आरएसएस के डायरेक्ट लोग लगाते थे, वही आरोप आज हम पे आप लगा रहे हो। यही चेहरे से नकाब उतरना है। क्योंकि आप भी अम्बेडकरवादी नहीं हो, आप दिल से अम्बेडकरवादी नहीं हो। हम दिल से अम्बेडकरवादी हैं। हम और अम्बेडकर, हम अम्बेडकरवादी हैं। और there is nothing else। अगर आपको इंग्लिश में डिबेट करनी है तो किसी इंग्लिश चैनल पे चलते हैं। जो भी त्यागी जी इंग्लिश में डिबेट करनी है तो किसी इंग्लिश चैनल पे चलते हैं। यहाँ पर महमूद पराचा प्लीज आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। मैं दोबारा आपसे ये बात कह रही हूँ। संबित पात्रा, कोरोना वायरस से लड़ाई में ये संविधान की दुहाई देना कितना सही लगता है? मैं आप दोनों को रोक रही हूँ प्लीज। देखिए ये जरा शांत, इनकी आवाज को तो कम करिए। कैसे बात करूंगा? प्रीति जी, अरे या प्रीति जी इनकी आवाज को कम करिए। ये क्या हो रहा है? ये हमें मार डालेंगे। हाँ प्रीति जी, जो आपका कैमरा पर्सन है वहां पे, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे कैमरे पर्सन भाई जरा सैनिटाइजर उठा के इस प्राचा के दिमाग के ऊपर डालो। इनके हाथ के धोने के साथ साथ दिमाग की भी सैनिटाइजेशन होने की बहुत आवश्यकता है। ये क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और हम यहाँ झेल रहे हैं। यहाँ हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। सुनिए क्या क्या बातें कर रही है। सुनिए ये मनुस्मृति क्या है? दिमाग की सैनिटाइजेशन बोलिए। प्रीति जी इनकी आवाज को कम करो, हम पागल हो जाएंगे थोड़ी देर में। नहीं तो प्रीति जी इनकी आवाज को कम करिए। प्रीति जी पहले इनकी आवाज को कम करिए। प्रीति जी कृपया करके इनकी आवाज को कम करिए। हम कोरोना वायरस पे डिबेट कर रहे हैं। ये अखाड़ा क्यों खोल रखा है? इसको बंद करिए पहले। प्रीति जी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े व्यक्ति थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नेवर रेसल विथ अ पिग बिकॉज द पिग विल ड्रॉ यू इनटू द मड एंड विल एंजॉय इट। मैं किसी को पिग विग नहीं कह रहा हूं, ये सब हमारे भाई हैं,
मगर ये फेमस सेइंग मुझे आज कचोट रहा है। ये हकीकत पात्रा जी, है पंडित कि जी, कोरोना आपको पे डिबेट हो रहा है, इंग्लिश किस पे में डिबेट हो रहा करना है चाहते हैं आप? और ये क्या हिंदी छोड़ के आप अंग्रेजी में डिबेट करना चाहते हैं? किसको पकड़ के लाए हैं? कोई अंग्रेजी में डिबेट नहीं करना चाहता है महमूद प्राचा, सब हिंदी भाषी है। हम यहाँ पर हिंदी में बात करना चाहते हैं, हमारे दर्शक जो है वो भी हिंदी भाषी है। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ महमूद प्राचा, उम्मीद करती हूँ कि ब्रेक के बाद आप कुछ धैर्य के साथ गंभीर बातें भी करेंगे। जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। वेलकम बैक। मैं सीधे रुक करूंगी अजय आलोक का। अजय आलोक, अभी हम देख रहे थे, हम हेडलाइंस में दिखा रहे थे कि निजी जो कंपनियां हैं वो किस तरह से आधे अपने स्टाफ के साथ काम करेंगी। सरकारी दफ्तरों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठा दिया है, वहीं ट्रेन्स को लेकर कार्रवाई हो रही है। लेकिन शाहीन बाग क्या इन सभी नियम कायदों से ऊपर है? अजय आलोक, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है इस वक्त। मैं चाहती हूं कि जल्दी से उनकी आवाज दुरुस्त हो। यही सवाल मेरा आपसे है रामकृपाल जी। जरा प्रीति जी सवाल दोहरा देंगी प्लीज। सवाल ये है कि सर, हम ट्रेन्स को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि जिम बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, सिनेमा घर बंद रहेंगे, लेकिन शाहीन बाग के लोगों को कहा जाता है कि आप हट जाइए, तो वो हटने को तैयार नहीं है। क्या ये लोग नियम कायदों से ऊपर हैं क्या? नहीं, मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि देखिए, जितना अनुनय विनय करना हो कर लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली इस देश में एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार है, एक व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं। किसी का अधिकार, सबको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वो आम आदमी की जान की कीमत पर नहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उत्तरदायित्व भी होता है। और मेरा ये मानना है कि देखिए, मुझे ऐसा, मैं कह रहा हूं कि सबको मालूम है, इस देश में एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का की एज है, सबको पता है कि ये महामारी है, किस तरह से फैल रही है, वो पुराना जमाना नहीं है। अशिक्षित भी टीवी के माध्यम से सब चीजें उसको जानकारियां मिल रही हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है आज की तारीख में कि कोरोना वायरस क्या है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे। शाहीन बाग को मैं आपको बताता हूं। देखिए, बात नहीं, आप प्रीति जी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, और आपके दर्शक भी ध्यान से सुने। शाहीन बागों ने सारे देश में जितने भी शाहीन बाग हैं, अपने आप वॉलंटरीली अपनी संख्या 50% नहीं 1% कर ली है, अपने आप संख्या घटा ली है। तो आप लोग से ज्यादा जो ये सरकार कर रही है ना, उससे ज्यादा कॉन्शियस हम लोग हैं हेल्थ के लिए। अगर 100 लोग आते थे तो आज एक ही लोग आ रहा है, उतनी संख्या घटा ली ऑलरेडी। स्वास्थ्य की ध्यान रखें, पहली बात सुन लीजिए। और दूसरी बात ये है कि अब अमित शाह, तस्वीरें नहीं देखी क्या जो आज लोग गए, पुलिस ऑफिसर्स गए, आपने तस्वीरें नहीं देखी क्या? पहले लाखों लोग होते थे, पहले लाखों लोग होते थे, पहले लाखों लोग होते थे। प्रीति जी, अपने लोगों का संख्या बल कम कर लिया है क्या? आज दिल्ली पुलिस ने वही तस्वीर दिखाई जो बता रहे महमूद प्राचा। देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है महमूद प्राचा जैसे व्यक्ति से डिबेट करने से बचना चाहिए, उनको बुलाना भी नहीं चाहिए। वो हेट्रेड फैलाते हैं। और आप देख रहे हैं, दो शब्दों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया है इस पूरे डिबेट में, अमित शाह और मनुस्मृति। आप बताइए, कोरोना से इनका क्या लेना देना है? तो कहीं ना कहीं इनके व्यक्तिगत हेट्रेड, इनका व्यक्तिगत बायस इस डिबेट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस आवर ऑफ पेरिल में, जहां हमें अभी रिक्वायरमेंट है लोगों को समझाने बुझाने का, इस प्रकार के नासमझ व्यक्ति को बुलाकर डिबेट खराब करना और माहौल खराब करना दोनों ही उचित नहीं है। अजय आलोक, देखिए प्रीति जी, मेरा बड़ा सरल मानना है कि आज की विषम परिस्थिति में ये महमूद प्राचा जैसे पागल व्यक्ति को, और इस पे सीधी दिल्ली हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी भावना भड़का रहे हैं। इनकी वकालत की डिग्री सस्पेंड करके इनको अरेस्ट करना चाहिए। ये इनको देश के हालात में जा रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये वहां पे बकवास ज्ञान दे रहे हैं। ये इतना ही बैठे हुए तो टीवी स्टूडियो में क्यों है? जाए शाहीन बाग से जाके डिबेट करते ना। आपको हाई कोर्ट की कोर्ट में जाना बंद कर दिया डर के मारे कोरोना से, बाकी लोग को झोंक दिया खतरे में। एक मिनट, कोर्ट में जाना खुद बंद कर दिया, घर में बैठ गए हो कोरोना के डर से, और बाकी लोगों को बैठा दिया बीमारी से मरने के लिए। ऐसे स्वार्थी लोग हैं आप। इतना ही अगर हिम्मत था तो टीवी का डिबेट करते वहीं शाहीन बाग से। अमित शाह जी को बोलिए, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और आपकी तुरंत आपकी वकालत की डिग्री को सस्पेंड करना चाहिए। अरेस्ट होने चाहिए आप तुरंत 1 घंटे के अंदर। अपील है मेरी दिल्ली हाई कोर्ट से। आप जैसे व्यक्ति को समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता। सबसे बड़े कोरोना वायरस आप हैं, सबसे बड़े कोरोना वायरस आप हैं। हिम्मत है तो जाइए शाहीन बाग में, बैठिए उन लोगों के साथ धरने पे। खुद तो बैठ गए छुप के घर में कोरोना वायरस के डर से, अब बैठा दिया उन मासूमों को वहां पर जिनकी एक पैसा चिंता नहीं है आपको। बिल्कुल यहाँ बकवास करके नफरत फैला रहे हैं। 100% बैठूंगा। बकवास करने के लिए यहाँ पे नफरत फैलाने बैठ गए। अरेस्ट करना चाहिए तुरंत आप जैसे आदमियों को। वकील बनने लायक नहीं है आप। इलाहाबाद में बैठूंगा। वकील बनने के लायक नहीं है, वकालत के नाम पे धब्बा है आप, धब्बा।
काला धन्यवाद, धब्बा ये है आपकी सोच है। बेअकल आदमी। इसके अलावा भी कुछ बात बोलिए ना, कुछ तथ्यों पे भी बोलिए। वहां पर बैठी गाली हुई देने एक के महिला अलावा का ये भी दूसरे कहना शुक्र है नहीं कि हम नहीं, आपको अल्लाह बताया का नहीं जो आपको। कलाम है वो डिबेट पढ़ेंगे आप- और बड़ी से बड़ी जो बीमारी है वो हमें नहीं होगी। धर्म पर आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन धर्मांधता बहुत बुरी बात है जो नहीं होनी चाहिए। और कोरोना वायरस कोई धर्मांधता नहीं समझना चाहता है। कम से कम आज के वैज्ञानिक दौर में हमें इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और एक बड़ी मुहिम है, पूरी दुनिया की मुहिम है, इसमें हमें पूरे जोर से दमखम से जुड़ना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला शो देखिए हम तो पूछेंगे अर्पिता के साथ।